हेलो दोस्तों। आज हम अपने पाइथन के ट्यूटोरियल में शुरू करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर शुरू करने से पहले अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है पाइथन, तो मेरे इसी चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें एक वीडियो में पाइथन के बारे में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री, क्यों बनाई गई थी और पाइथन बनने के बाद आप आगे किस किस फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, और थोड़ी और रिलेवेंट जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। दूसरी वीडियो में है आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा पाइथन का, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके मैंने बताया हुआ है। अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में तो आप कैसे करेंगे। अदरवाइज अगर आप यहीं से शुरू करना चाहते हैं अपना पाइथन में करियर और पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो बिल्कुल आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो भी आपके पास तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आप पाइथन इंस्टॉल करना ही नहीं चाहते हैं, सीधा आप लिखिए पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर किसी भी ब्राउज़र पे जाके, और किसी भी सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक प्रोग्रामिज़ का आप इस्तेमाल कीजिए, तो ये ऑनलाइन कंपाइलर आपको पाइथन का मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं बिना टाइम दिए किसी भी इंस्टॉलेशन को। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप पाइथन डाउनलोड कीजिए। पाइथन डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा python.org वेबसाइट पे, जिसमें आप अगर विंडोज़ यूज़र हैं तो सबसे पहले जो आपको लिंक दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोड पाइथन, जो कि अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो लेटेस्ट इज 3.10.7। आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप किसी और ओएस के यूज़र हैं तो आप अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हैं। डीप एक्सप्लेनेशन के लिए यू कैन गो टू दैट वीडियो। अच्छा, डाउनलोड के टाइम पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। जब आप डाउनलोड करेंगे पाइथन, इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप इसी पाथ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर आप अपना खुद का पाथ देना चाहते हैं। उस वक्त पर आपको नीचे एक चेकबॉक्स दिखेगा। इस चेकबॉक्स पर आपको चेक ज़रूर करना है। रीज़न क्या है, जब आप इस पर चेक कर लेते हैं तो ये आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाता है। क्या? पाइथन। उसका क्या फ़ायदा है, जब आप पिप कमांड का इस्तेमाल करना चाहेंगे कोई और चीज़ इंस्टॉल करने के लिए, तो इट विल बी वेरी मच यूजफुल। अदरवाइज आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। चलिए, इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में होना चाहिए पाइथन, जिसके लिए अभी मैंने आपको बताया। नहीं समझ आया तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, और उस चेकबॉक्स पर क्लिक करना ज़रूरी है। उसके बाद आप जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करेंगे, अगर आप उसी एडिटर से इस्तेमाल लाइक अपना पाइथन कंटिन्यू करना चाहते तो बिल्कुल आप वैसे कीजिए। अदरवाइज जो मैं अभी जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करूंगी, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए आपको सीधा अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं, आप स्टार्ट पे जाइएगा अपने सिस्टम के और सीधा वहां पे लिखिएगा CMD। कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ दिखेगा और ये ओपन हो जाएगा। नहीं तो शॉर्टकट के लिए आप विंडोज R की प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से, और एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें आपको लिखना है CMD एंड एंटर। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको सिर्फ एक कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद उसे ओपन कैसे करना है, जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए सिर्फ आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है जुपिटर नोटबुक। ये सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने का। ओपन करने के लिए आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक, और ये ऑटोमेटिकली आपको फिर सिलेक्ट करना होगा कि कौन से ब्राउजर से आप इसे ओपन करना चाहते हो। आप वो ब्राउजर सिलेक्ट करेंगे और आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। जैसे अभी मुझे अपनी जुपिटर नोटबुक अगर ओपन करनी है, मैंने सीधा लिखा जुपिटर नोटबुक, एंटर प्रेस किया, और ये ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है मेरे लोकल होस्ट पे। यहाँ पे मुझे न्यू पर जाना है और पाइथन 3 पर क्लिक करना है। आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर अगर हम अपने
रोज़ की भाषा में भी देखें तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है पहचान। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पहचान है मेरा नाम शिवांगी, लेकिन शिवांगी कई लोगों का नाम हो सकता है, तो ये मेरी कोई यूनिक पहचान नहीं है। अगर मैं कहूँ शिवांगी गोयल, शिवांगी से तो बेटर है कि हाँ, शिवांगी गोयल एक यूनिक है, लेकिन शिवांगी गोयल भी कई लोगों का नाम होगा, तो ये भी प्रॉपरली यूनिक नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ मेरा आधार कार्ड, जो आधार कार्ड पर मेरा नंबर होगा वो सिर्फ मेरे लिए ही रजिस्टर्ड है, तो मेरी पहचान मेरा आधार कार्ड और मेरा मोबाइल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि वो मोबाइल नंबर सिर्फ मेरा ही है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भाषा सीखते हैं, जैसे हमने जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी बचपन में, अल्फ़ाबेट्स सिखाने के बाद हमें फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम्स और स्पॉट्स नेम्स ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एक चीज़ को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जानते हैं एप्पल, मैंगो, बनाना जो है आपके फ्रूट्स के ग्रुप में ही आएंगे। आपके पोटैटो, ब्रिंजल, जितनी भी सब्जियां हैं ये वेजिटेबल के ग्रुप में आएगी। एप्पल सुनते ही आप समझ जाते हैं कि ये एक फ्रूट है, और एप्पल का आप और कोई मीनिंग निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व्ड है। एप्पल का मतलब सेब और वो एक फ्रूट है, ये चीज रिजर्व्ड है। ब्रिंजल का मतलब बैगन और वो एक वेजिटेबल है, ये रिजर्व्ड है। आप या मैं कोई भी इस चीज को बदल नहीं सकता। सेम, जब आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले से ही रिजर्व कर दिए गए हैं, जिनका मतलब आप बदल ही नहीं सकते हैं। आइडेंटिफायर्स के अंदर आपके पास 4 चीजें आ जाती हैं: वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। अगर आपको किसी को आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन बतानी हो तो आप सिंपली बस ये बोल सकते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन द प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट? सबसे छोटी इकाई है किसी भी भाषा को सीखने की। क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसका मतलब यही तो है कि सबसे छोटी इकाई एप्पल, एप्पल का मतलब सेब है। ब्रिंजल, ब्रिंजल का मतलब बैगन है, मतलब वो एक वेजिटेबल है। सेब एक फ्रूट है, तो उस चीज को आप नहीं चेंज कर सकते हैं। आपके आइडेंटिफायर्स कई अलग अलग एंटिटीज को डिनोट कर सकते हैं, जैसे जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो एक वेरिएबल का नाम है, जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो एक कीवर्ड है, या फिर एक डेटा टाइप है, या फिर एक ऑपरेटर है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे क्या वो एक फंक्शन का नाम है, या फिर क्या वो एक पैकेज है। तो अभी क्योंकि हम बिगिनर हैं तो हम अभी यही पढ़ सकते हैं, फंक्शन पैकेजेस आगे के वीडियोस में कवर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा num इज इक्वल्स टू 10 और मैंने प्रेस करा शिफ्ट एंटर, क्योंकि मैंने अभी इसे प्रिंट नहीं कराया है, लेकिन हाँ, मेरा ये जो लाइन है पहले रन हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है? हमें सिर्फ यहाँ पे इस num पर ध्यान देना है, क्योंकि यही है मेरे वेरिएबल का नाम। अब मैंने num को वेरिएबल का नाम क्यों दिया, वो एग्जाम्पल समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी वेरिएबल्स के लिए। मान लीजिए आपने एक नया घर खरीदा है, ठीक है, आपने अपना वो जो नया घर खरीदा है उसका एक यूनिक एड्रेस भी होगा। मान लीजिए कुछ आपने कहा X/3052 और ये स्ट्रीट नंबर है, और उसके बाद ये लोकेलिटी है, कुछ लोकेलिटी भी होगी। आप कोई लैंडमार्क भी देंगे ताकि पर्सन को वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो, और वहां का कोई पिन कोड भी होगा, स्टेट भी होगा और सिटी भी होगी। इतनी सारी कॉम्बिनेशंस को मिलाकर ही आपका एड्रेस बनेगा, इसीलिए तो ये बिल्कुल यूनिक होगा, ताकि आपके न्यू घर में जब गेस्ट आएंगे तो उन्हें वो घर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, आप उन्हें ये एड्रेस सेंड कर देंगे। इसी तरह अब, क्योंकि अगर आप अपने गेस्ट को ये एड्रेस नहीं देते हैं तो हाउ डू दे विल नो कि उनको कहाँ आना है। अगर आप कहें कि दिल्ली में है मेरा घर, दिल्ली तो बहुत बड़ी है, उन्हें ढूंढने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह जैसे ये एड्रेस यूनिक होगा आपके घर के लिए, जब मैंने लिखा num इज इक्वल्स टू 10, अब आप मान के चलिए कि जो 10 है
एक जगह है मेमोरी लोकेशन, कहाँ पे? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो 10 लिखा है, इस 10 को आपको अप्रोच करना है, आपको इस 10 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपका जो एड्रेस होता है वो 0101 पता नहीं कितना बड़ा होगा, और वो फाइंड आउट करने के लिए भी आपके पास कई अलग अलग तरीके हैं। इसलिए एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे उस जगह को ढूंढना है जहां पे मेरा वो 10 स्टोर्ड है। इसीलिए मैंने उस जगह को नाम दे दिया नम। तो व्हाट इज अ वेरिएबल? यहां पे आपका नम जो है वेरिएबल है। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है कि वेरिएबल क्या होता है, आपको सिंपली जवाब देना है, वेरिएबल आर द रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर अ वैल्यू, और यू कैन से इट इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन टू स्टोर योर वैल्यू। ये उस जगह का नाम है जहां आपकी वो वैल्यू स्टोर्ड है। तो आपका घर उस जगह पर है जिसका नाम आपने दे दिया एड्रेस। इसी तरह इस 10 तक पहुंचने के लिए आपके पास ये नम नाम का वेरिएबल है, जिसके थ्रू आप इस 10 तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो वेरिएबल्स की बस इतनी छोटी सी कहानी होती है। जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका मतलब है आप अपनी मेमोरी में थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अभी मान के चलिए आपको पाइथन के छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने आता है। आपने अपने पाइथन का कोई प्रोग्राम बनाया और उसे सेव कर दिया अपने कंप्यूटर में। जैसे आप सॉन्ग्स भी तो सेव करके रखते हैं, पिक्स सेव करके रखते हैं, अपनी पीडीएफ फाइल्स, वर्ड फाइल सेव करके रखते हैं, ऐसे ही आपने अपनी हार्ड डिस्क के अंदर अपना एक पाइथन का ये छोटा सा प्रोग्राम, ये आपका है पाइथन का प्रोग्राम जो आपकी हार्ड डिस्क में अभी स्टोर्ड है। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे दोबारा से, जो आपने स्टोर किया हुआ है, आप क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस प्रोग्राम पे डबल क्लिक किया, ये प्रोग्राम आपका रैम के अंदर लोड हो जाएगा। क्योंकि आप एक सॉन्ग भी चलाते हैं ना जब अपने लैपटॉप में या फिर सिस्टम में डबल क्लिक करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपकी हार्ड डिस्क से नहीं चलता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। आपका वो सॉन्ग पहले लोड होगा रैम में, जो कि है आपकी प्राइमरी स्टोरेज, और फिर प्रोसेसर के थ्रू आप वो गाना सुन सकते हैं। सेम वही प्रोग्राम आपका रैम में लोड होगा। रैम में उस प्रोग्राम को एक छोटी सी जगह दी जाएगी। तो ये है वो प्रोग्राम जो कि लोड होके हार्ड डिस्क से यहां पर आया है। इस प्रोग्राम के अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। अब उन स्टेटमेंट में आपने मान लीजिए एक वेरिएबल भी लिया है, और उस वेरिएबल का नाम है नम, जो अभी हमने इस्तेमाल किया था, नम इज इक्वल्स टू 10। तो ये मान लीजिए अब मेमोरी के अंदर आपने स्टोर किया प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर भी मेमोरी ली जा रही है जो कि है वेरिएबल के लिए, क्योंकि वेरिएबल आपके स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वेरिएबल के अंदर वो डेटा होगा जो आप प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे कि 10। अब आपका है ये प्रोसेसर, जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होगा आपके जो प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए और आपको आउटपुट दिखाने के लिए। प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की, मान लीजिए जो ये वाली स्टेटमेंट है, इस वाली स्टेटमेंट में ही आपने लिखा है नम इज इक्वल्स टू 10, जो वेरिएबल स्टोर कर रही है। पहली स्टेटमेंट उठ के जाएगी आपके प्रोसेसर के पास और आपको आउटपुट शो करेगी। दूसरी स्टेटमेंट उठकर जाएगी फिर आपके प्रोसेसर के पास और आपको आउटपुट शो करेगी। तो एक एक करके वो स्टेटमेंट जाएंगी जिन्होंने मेमोरी भी ऑक्यूपाई की है, और एक एक करके प्रोसेसर आपको आउटपुट शो करता रहेगा। प्रोसेसर क्या है? लाइक आप लोग अभी i5, i7, i10 भी आ गया है, ये आपका प्रोसेसर है जो कि हेल्प करेगा आपको प्रोसेस करने में आपकी एक एक स्टेटमेंट को। तो 1 बाय 1 लाइन जाएंगी और आपको शो करके दिखाएगी। तो एक एक वेरिएबल का नाम आपका प्रोसेसर के थ्रू एक्सेस किया जाएगा, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे अगली स्टेटमेंट्स में, वो एक एक उस वेरिएबल के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे और आपको शो किए जाएंगे। वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं जिनका हमें फॉलो करना होता है। वैसे ये मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम ही है। पाइथन के अंदर अगर आप देखें तो वेरिएबल का नाम कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम में आप अल्फाबेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपके वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं और कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप वेरिएबल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक एक करके चलते हैं।
पहली लाइन है आपके वेरिएबल का नाम कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया था नम, तो नम क्या हो गया, सिर्फ 3 अल्फाबेट हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे एक डिजिट भी ले सकती हूँ, आप एक डिजिट लीजिए, कितनी भी डिजिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक स्पेशल कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर। तो जब आप इसे रन करेंगे शिफ्ट एंटर के साथ, आपके पास कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स ये वेरिएबल का नाम बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन में लिखा था वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा 1 और उसके बाद लिखा नम और मैंने इसमें कोई वैल्यू असाइन की, तो ये मुझे एरर दे रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि पाइथन के डेवलपर ने जब पाइथन बनाई होगी तो उसमें पहले ही निर्धारित कर दिया गया था कि वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू होगा ही नहीं, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से शुरू हो ही नहीं सकता। तो वो आपको ये नहीं कह रहा है कि वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आप एक वेरिएबल का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसे ये सिखाया ही नहीं गया है। चलिए, तीसरी लाइन में लिखा था वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ लिखा नम और दूसरे में मैंने लिखा कैपिटल एन और स्मॉल यू एम, उसके अंदर मैंने दिया नम, और अब मैंने लिखा तीनों ही अल्फाबेट्स मैंने कैपिटल्स में दे दिए और मैंने वहां पे कोई वैल्यू असाइन की और उसे एंटर किया। आप देख सकते हैं तीनों में कोई भी एरर नहीं आया, लेकिन ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। रीजन ये है कि इसमें तीनों अक्षर छोटे हैं, इसमें एन बड़ा है और इसमें तीनों ही अक्षर बड़े हैं। तो अगर मैं अभी प्रिंट कराऊं, तो अगर हम एक साथ यहीं पर ही प्रिंट करें नम, मैंने प्रिंट कराया, शिफ्ट एंटर प्रेस करा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 10 वैल्यू ही आई। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं, अभी ये प्रिंट क्या है, यहाँ पर फंक्शन जिसके थ्रू आप सीधा जो भी अंदर लिखेंगे वेरिएबल का नाम वो आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। 20 प्रिंट हो गया क्योंकि कैपिटल एन और यू एम के अंदर मेरा 20 था। और अगर अब मैं प्रिंट करूं कैपिटल एन यू एम, तो ये मुझे शो करेगा 30। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, आप शिवांगी को स्मॉल लेटर्स में लिखिए या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखिए, आपके लिए वो सेम ही होगा। उसके बाद फोर्थ लाइन में ये लिखा था कि कीवर्ड का इस्तेमाल आप वेरिएबल के नाम के साथ नहीं कर सकते, मतलब वेरिएबल का नाम एक कीवर्ड का नाम नहीं लिखा जा सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरी है पढ़ना कीवर्ड्स, जो कि हमारा आगे अभी टॉपिक आएगा। बस आपको कीवर्ड ये याद रखना है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम। वो अभी आगे हमारा टॉपिक आएगा तो उसमें कवर हो जाएगा। तो कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं वेरिएबल के नेम्स की, जो कि वैलिड है और जो इनवैलिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ num12, तो ये बिल्कुल मेरा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि आप डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, पहले नहीं। लेकिन अगर आप डिजिट पहले देते हैं और उसके बाद कुछ भी लेटर अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग। तीसरा तरीका, आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल भी पहले कर सकते हैं। तो मैंने लिखा अंडरस्कोर नम इजिकल्स टू कोई वैल्यू, और ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ डिजिट आप पहले नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अंडरस्कोर के अलावा आप और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं नम @ और उसके अंदर आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो ये गलत है। अगर आप लिखते हैं num_12, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आप एक अल्फाबेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वेरिएबल के नाम को शुरू करने के लिए। अंडरस्कोर वैलिड है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं वेरिएबल के नाम में, और डिजिट का इस्तेमाल आप बाद में बेइंतहा कर सकते हैं। तो ये आपको 30 यहाँ पे दिख रहा है और कोई भी एरर हमारे पास नहीं आया। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर जिनका मतलब पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है जब ये पाइथन डेवलप की गई होगी। जैसे आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप अपनी टिकट पहले ही बुक करके चलते हैं, अगर ज़्यादा चांसेस होते हैं जब वो लंबा सफ़र होता है तो
तो जब वो लंबा सफ़र होता है तो आप अपनी सीट पहले ही रिजर्व करके चलते हैं ताकि आप आराम से जा सकें। अब वो सीट उस वक्त के लिए सिर्फ आप ही की होती है, मतलब वो रिजर्व्ड होती है, कोई और पर्सन उस सीट पर आकर नहीं बैठ सकता है। इसी तरह से पाइथन में भी कुछ कीवर्ड्स रिजर्व्ड हैं जिनका इस्तेमाल आप सिर्फ उन्हीं मतलब में और उन्हीं जगह पर कर सकते हैं। तो कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज द कीवर्ड्स इन पाइथन, तो कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स और यू कैन से रिजर्व्ड वर्ड्स। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ये चीज हमने पहले भी अभी देखी थी, वो हम अभी देखेंगे। टोटल कितने कीवर्ड्स हैं आपके पाइथन में, आपको लिस्ट जाननी है कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये छोटे से 2 लाइन लिखनी है। अभी मैंने ये इंपोर्ट नाम की क्या चीज़ लिखी है, इंपोर्ट कोई भी आपको मॉड्यूल अपने पाइथन में इंपोर्ट कराना है तो ये अभी आगे के टॉपिक्स में आएगा, लेकिन कीवर्ड की लिस्ट जानने के लिए मुझे ज़रूरी है कि वो पूरी लाइब्रेरी मतलब इसमें कीवर्ड की जानने के लिए मुझे ज़रूरी है लिस्ट कि मैं वो लाइब्रेरी को इसमें इंपोर्ट भी करूं। उसके बाद मैंने सिर्फ प्रिंट कराया कि ये जो कीवर्ड लाइब्रेरी अभी हमने जो इंपोर्ट करी है उसके अंदर मेरे कीवर्ड की पूरी लिस्ट आप प्रिंट कर दीजिए। तो ये आपको पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी। आप काउंट भी कर सकते हैं टोटल कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। इन कीवर्ड्स में एक चीज आप नोटिस करेंगे कि हर कीवर्ड का पहला अक्षर छोटा है, अपार्ट फ्रॉम फॉल्स, नन और ट्रू, बाकी सभी का पहला अक्षर छोटा है। इन कीवर्ड्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप पाइथन में आगे बढ़ते रहेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे, इनका मतलब भी तभी समझ आने लगेगा। तो अभी तो एक कीवर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा इंपोर्ट, और वो इंपोर्ट आपको इन कीवर्ड की लिस्ट में भी दिख रहा होगा और वो आपको ग्रीन बोल्ड में भी दिख रहा है। तो ये एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया इंपोर्ट और उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया 10, तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी कीवर्ड का नाम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। इंपोर्ट की जगह अगर आप ट्राई करते हैं, आपको यहाँ एक कीवर्ड दिख रहा होगा एज, आपने इस्तेमाल करा एज यहाँ पर, तो वो भी बिल्कुल गलत है क्योंकि आप किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते हो, तो ये आपको सेम एरर देगा। चलिए, कीवर्ड को समझने के लिए वही आगे आगे आप जैसे इस्तेमाल करते रहेंगे आपको एक एक कीवर्ड का मतलब समझ आने लगेगा, पर अभी के लिए बस हमारे लिए ज़रूरी था कि कीवर्ड क्या होते हैं और कौन कौन से कीवर्ड पाइथन में मौजूद हैं। नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स। तो हमने अपनी लिस्ट में से वेरिएबल और कीवर्ड देख लिए हैं, तीसरे हमारे हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप, कि आप अपने वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करा रहे हैं वैल्यू, उस वैल्यू का टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सबसे पहला अपना एग्जाम्पल देखा था नम इज इक्वल्स टू 10। हमने अभी तक ये तो पढ़ लिया कि नम क्या होता है, नम एक वेरिएबल का नाम है। अब इस नम के अंदर आप क्या दे रहे हैं, 10 आप स्टोर करा रहे हैं। अब ये 10 किस टाइप का है, इतनी मैथ्स तो हमने पढ़ी है, क्योंकि हम बेसिक मैथ्स के हिसाब से देखें तो मुझे समझ में आ रहा है ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू है। एक हम नंबर लाइन पढ़ते थे बचपन में जिसमें 0 बीच में आता था और लेफ्ट साइड पे सारे, ये हमारी नंबर लाइन होती थी, 0 आता था, लेफ्ट साइड पे सारे हमारे माइनस के आते थे और राइट साइड पे हमारे सब प्लस के वैल्यूज आती थी। तो ये आपकी सारी नेगेटिव होती हैं और ये आपकी सारी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स। चाहे वो 0 आपका -1 -2 -3 है, चाहे वो आपके प्लस में हो, तो ये सभी आपके इंटीजर हैं। इसी तरह आप अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, वही होता है आपका डेटा का टाइप। ये 10 क्या है, 10 यहाँ डेटा है ना। अब ये डेटा किस टाइप का है ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है पाइथन में, आप प्रिंट करा दीजिए टाइप, मतलब अच्छा यहाँ आपका प्रिंट एक फंक्शन है जो कि इस्तेमाल होता है, आप अंदर जो वैल्यू लिखेंगे वो प्रिंट कराने के लिए। तो मैंने क्या प्रिंट कराना है, टाइप ऑफ नम, जो मेरा नम नाम का वेरिएबल मैंने अभी इस्तेमाल करा है ऊपर, उसका टाइप क्या है।
तो मैंने प्रेस करा शिफ्ट एंटर और आपको यहाँ दिख रहा होगा इंट। अभी ये क्लास क्या है अभी हमें इतना डीप में नहीं जाना है, बस हाँ जो मेरा 10 है वो एक इंट टाइप का है, तो मेरे इस 10 का डेटा टाइप क्या हो गया, इंट। इसी तरह मान लीजिए अगर मैंने इसी के अंदर लिया num2 इजिकल्स टू 8.2 और मैंने यहां अब अपना प्रिंट कराया num टाइप ऑफ num2 के अंदर क्या है 8.2। अभी अगर मैंने इसे प्रिंट कराया तो इसने कहा फ्लोट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट वैल्यू है। इसी तरह कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, हम एक एक को अभी डीप में एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले मुझे जानना यही जरूरी है कि हम डेटा टाइप पढ़ ही क्यों रहे हैं। डेटा टाइप आपको दो चीजें बताता है पाइथन के अंदर कि उस डेटा के लिए कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी, और दूसरी चीज ये बताता है उस डेटा पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप डेटा ले रहे हैं फ्लोट टाइप का, फ्लोट मतलब जिसमें पॉइंट है, और आप उसे स्टोर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं स्टोर करने की इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना। आप छोटी सी थैली के अंदर बड़ा सामान नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी के अंदर छोटा कर सकते हैं। इसीलिए तो वो कितनी मेमोरी घेरेगा डेटा टाइप इसलिए जरूरी होता है। और ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, ऑपरेशन से मतलब आप किसी मैथ की वैल्यू को इंग्लिश की किसी स्ट्रिंग, मतलब आप 2 को शिवांगी में सम नहीं कर सकते हो, 2 को 2 में ही सम कर सकते हो, या फिर शिवांगी के साथ गोयल को ऐड करोगी तो शिवांगी गोयल प्रिंट होगा। तो आप किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ नहीं सम कर सकते हैं, या फिर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये सब आपका डेटा टाइप ही डिसाइड करता है। ये जो मैं अभी एक्सप्लेन वर्बली कर रही हूँ इन सब का हम एक एक एग्जाम्पल भी बिल्कुल देखेंगे। सबसे पहले हमारे डेटा टाइप आता है जिसका नाम है नंबर्स। नंबर्स के अंदर आपके 3 टाइप के डेटा टाइप आ जाते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं इंटीजर, जो हमने अभी देखा। इंटीजर का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप कुछ भी ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, ये आपके सभी इंटीजर में आ जाते हैं। इवन अगर आप नम के अंदर 0 एंटर करते हैं और यहाँ पे टाइप अगर आप देखना चाहते हैं नम का, तो भी ये आपको इंट ही शो करेगा। पाइथन की नजर में आपका 0 भी इंट ही है, तो 0। दूसरे टाइप के आपके नंबर्स के अंदर आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिसको आप कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 10.3, आपने कहा 67.3, या फिर आप कहते हैं -3.5, ये सब आपके फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाते हैं। तीसरे टाइप के आपके नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें आप आयोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बेसिक मैथ्स में अपना पढ़ा भी होगा, अगर हमारे पास 11th-12th में भी मैथ्स थी तो उसमें भी ये होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 3 + 4 आयोटा। आयोटा का सिंबल क्योंकि हमारे कीबोर्ड में नहीं होता है तो इसलिए जे को ही हम आयोटा प्रोनाउंस करते हैं। दूसरे टाइप के डेटा टाइप आपके होते हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स को भी डिनोट करने के 3 तरीके हमारे पास पाइथन में हैं। पहला है रैपिंग विद सिंगल कोड्स। रैपिंग विद सिंगल कोड्स, सिंगल कोड्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यही बताऊं, मैंने सिंपली लिखा, एक हम यहां अपना प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैंने बस प्रिंट करानी है अपनी एक स्ट्रिंग, उसके अंदर मैंने सिंगल कोड्स में लिख दिया शिवांगी और मैंने रन किया और मुझे शिवांगी प्रिंट होकर आ गया है। तो एक यही एग्जाम्पल है आपके पास, सिंगल कोड्स में आपने पूरी स्ट्रिंग लिख दी और वो एज इट इज प्रिंट भी हो गई। दूसरी होती है आपके पास रैपिंग विद डबल कोड्स। आपका कहना ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं डबल कोड्स के साथ। तो ऊपर वाला ही मैंने प्रिंट सेम लिया और इस बार मैंने शिवांगी को डबल कोड्स में लिख दिया और मैंने इसे रन किया शिफ्ट एंटर करके। दोनों का आउटपुट सेम ही तो आ रहा है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर सिंगल कोड से मेरा वो काम हो रहा है तो डबल कोड की क्या ही जरूरत है, क्या ही डिफरेंस है। मान लीजिए आप एक लाइन लिखना चाहते हैं, दिस इज शिवांगीज बुक।
तो उसमें एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ लिखा दिस इज शिवांगीज बुक। अगर मैंने यहाँ लगाया एपोस्ट्रोफे और मैंने यहाँ किया बुक और यहाँ पे मैंने अपनी ये स्ट्रिंग बंद कर दी, तो ये स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, और यहाँ पे खत्म हो रही है, और यहाँ मैंने लगाया एपोस्ट्रोफे। अब मैं इसे रन करती हूँ। आप एक एरर देख पा रहे होंगे, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। वो क्या सोच रहा है कि ये स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो गई है, वो इसको रीड ही नहीं कर पा रहा है कि आप आगे क्या लिखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने इसको एपोस्ट्रोफे गिनवाना चाहते हैं, लेकिन वो इसे एज अ एपोस्ट्रोफे ट्रीट ही नहीं कर रहा है, वो इसे एज अ स्ट्रिंग का एंड ट्रीट कर रहा है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी डबल कोट्स की। अगर मैं ये लाइन सिंपली सेम यहाँ लिखूं, दिस इज शिवांगीज बुक, यहां अगर मैंने एपोस्ट्रोफे लगाया, क्योंकि डबल कोट्स से स्ट्रिंग शुरू हो रही है तो खत्म भी डबल कोट्स पर ही होनी चाहिए। मैंने इसे रन किया और मेरे पास एग्जैक्ट आउटपुट आ गया, दिस इज शिवांगीज बुक। तो समझ आया कि क्यों हमें डबल कोट्स की जरूरत पड़ी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को सीधा उठाइए और जहां हम अपने नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी तरीके की स्ट्रिंग हमारी पाइथन में होती है रैपिंग विद 3 कैरेक्टर्स, आइदर यूजिंग सिंगल कोट्स और आइदर यूजिंग डबल कोट्स। अब इसका क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। मान लीजिए मुझे किसी की विशेषता को हाईलाइट करना है, विशेषता मतलब उसकी खूबी। उस केस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर प्रिंट कराया शिवांगी नोज पाइथन, ठीक है। शिवांगी को पाइथन आती है, ओके। अब आपने यहां नोज नाम का एक वर्ड लिखा है जो कि ये विशेषता बताता है कि शी नोज पाइथन। मैं चाहती हूं कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए, लेकिन आप देखिए जब मैं इसको रन करने जा रही हूं, हाईलाइट मैंने किया। अच्छा, आप कहेंगे कि आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लो। चलिए, मैं अगर यहाँ सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल करती हूँ और मैं इसे रन कर देती हूँ, तो सिंगल कोट्स तो बीच में आ रहे हैं, लेकिन ये एज अ विशेषता, आप अगर इंग्लिश की नॉर्मल ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें विशेषता बताने के लिए उस शब्द के आसपास डबल कोट्स लगे हों, तो मुझे यहाँ डबल कोट्स देने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ डबल कोट्स का इस्तेमाल करती हूँ तो वो इसे सिर्फ यहाँ तक स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है और उसके बाद आपको एरर देगा। तो हम इसे रन करते हैं और ये अब एरर दे रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करना होगा और यहां भी। अब मैं अगर इसे रन करूं तो आप देख पा रहे हैं शिवांगी नोज पाइथन। इसी काम को करने का एक और तरीका भी है हमारे पास पाइथन में। इंस्टेड ऑफ ये 3 जो डबल कोट्स दिए हैं, आप यहाँ पे सिंगल कोट्स दे दीजिए। दोनों का काम बिल्कुल सेम है। मैंने रन किया और आपको ये दिख रहा होगा। अच्छा, अगर आपने ये चीज नोटिस की हो तो जहां मैं आपको नोट्स बनाकर दे रही हूं, वहां आप देख पा रहे होंगे कि मैं पहले ही ये 3 कोट्स का इस्तेमाल कर रही थी। इन्हें कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है हैश, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट। खैर, ये हमारे अभी टॉपिक में कवर्ड नहीं है कमेंट्स, पर स्टिल जो आपके ट्रिपल कोट्स वाले होते हैं ये आपके कमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मुझे एक एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्या कोशिश कर रहे हैं, सिंगल लाइन कमेंट के अंदर आप सिंगल लाइन कमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इसे चेंज करना होगा डबल कोट्स में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरे टाइप के आपके डेटा टाइप आते हैं बूलियन। बूलियन जिसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, या तो 0 है या फिर 1 है। इसके अंदर सिर्फ ये 2 ही चीजें आती हैं। इसका डेटा टाइप आपका होता है बूल। इंटीजर के लिए आपका यहाँ पे इंट होता है, फ्लोट के लिए फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स। बूल के लिए आपका डेटा टाइप बूल आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा x इजिकल्स टू ट्रू। तो ये एग्जाम्पल हम रन करके भी देख लेते हैं। मैंने यहां सिंपली लिखा अपना x इजिकल्स टू ट्रू। x के अंदर असाइन कर दो ट्रू। कोई एरर नहीं आया क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है इस प्रोग्राम में।
इसके बाद मैंने यहाँ लिखा प्रिंट कर दो x, तो सिंपली मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। हमने कैपिटल स्मॉल की जगह कैपिटल x लिख दिया, दैट्स वाई सिंपली मेरे पास प्रिंट होके आ गया ट्रू। इसी तरह अगर आप फॉल्स देते हैं तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, नन देते हैं तो नन प्रिंट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे कभी, इस चैनल पे भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। अगला आपका, अच्छा इसके अंदर आपका पहला आ जाता है ट्रू, दूसरा आपका आ जाता है फॉल्स और तीसरा आपका आ जाता है नन, मतलब एम्प्टी। अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें नल का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल इन जावा, C++, ऐसे ही पाइथन में होता है नन। अब जो मेन डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में वो यही 3 थे हमारे, जिनको इतनी सारी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया था और हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। इसके अलावा भी ढेर सारे हैं, उनकी लिस्ट मैं अभी आपको बता देती हूँ और आगे के ट्यूटोरियल्स में हर डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो डेटा टाइप्स खुद में ही एक टॉपिक हैं और उन टॉपिक को पढ़ने के लिए हम बिल्कुल आगे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके आ जाते हैं, ये मैंने आपको पीपीटी में भी रेडी करके दिए हुए हैं, आपको सभी लिस्ट मिल जाएगी सारे ही डेटा टाइप्स की। सबसे पहले इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, str, ये पांचों के एग्जाम्पल भी हमने, मींस कॉम्प्लेक्स का भी उसमें कवर्ड नहीं था, अभी देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स भी। उसके अलावा ये जितने भी आपको नीचे डेटा टाइप दिख रहे हैं ये सभी खुद में एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। इन डेटा टाइप्स में आपको ये जो str, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट और टपल, ये सेट्स, ये जो सभी आपको दिख रहे हैं ये सब सीक्वेंस टाइप्स हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं एक से ज्यादा। ये अभी क्लियर हो जाएगा जब हम आगे के ट्यूटोरियल्स में सब कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू।